लखीमपुर गांव में दो सगी बहनें रोहिणी और दिव्या अपनी चाची के साथ रहा करती थीं। रोहिणी दिखने में बहुत गोरी और सुंदर थी और दिव्या थोड़ी सी काली थी, लेकिन चाची को गोरा रंग बहुत पसंद आता था, इसलिए वो रोहिणी से बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन चाची कहती है, रोहिणी, ओ रोहिणी, बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ एक शानदार पार्टी में जाने वाली हो। फिर उसके बाद हम तुम्हारी शॉपिंग के लिए मॉल में भी चलेंगे। तभी दिव्या अपनी चाची से कहती है, मुझे भी ले चलिए चाची जी, मेरे पास तो सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े हैं, जबकि रोहिणी के पास तो 100 जोड़ी कपड़े हैं। प्लीज चाची जी, मुझे भी ले चलिए अपने साथ। तभी दिव्या की चाची गुस्से में दिव्या से कहती है, देख दिव्या, मैं तुझे अपने साथ नहीं लेकर जा सकती हूँ। लोग तेरी वजह से मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि तेरा कलर तो कौवे से भी ज्यादा काला है, इसलिए मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती। चल अब चुपचाप जा यहाँ से। चाची की ये कड़वी बात सुनकर दिव्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, इसलिए दिव्या घर से बाहर जाकर चुपचाप एक बेंच पर बैठ जाती है और वो मन ही मन अपनी चाची की कही हुई बातों को सोचती रहती है कि तभी गांव की कुछ लड़कियां दिव्या को देखती हैं और उसे देखकर कहती हैं, अरे देखो देखो, कल्लू परी बैठी हुई है। इस कल्लू परी को देखकर तो बादल भी आसमान में छुप जाए, उसे भी शर्म आ जाएगी। तभी गांव की दूसरी लड़की दिव्या से कहती है, हाँ, इससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा, घर में ही बैठी रहेगी ऐसी की ऐसी। इतनी काली कलूटी है, भला इतनी काली कलूटी लड़की से कौन शादी करेगा। उसी गांव में पुनीत नाम का एक लड़का रहता था और वो दिव्या का कभी भी मजाक नहीं उड़ाता था। दिव्या उसे बहुत पसंद किया करती थी। जब भी वो पुनीत के साथ रहती तो वो बहुत ज्यादा खुश रहती थी। फिर एक दिन दिव्या अपने मन ही मन में सोचती है कि वो जब भी पुनीत से मिलेगी तो वो उसे अपने दिल की बात बता देगी कि वो उसे बहुत पसंद करती है और फिर वो उससे शादी भी कर लेगी। ऐसे ही सोचते सोचते काफी दिन गुजर जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद दिव्या जब पुनीत से मिलती है तो वो उसे अपने दिल की बात बताते हुए कहती है, पुनीत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे दिव्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। लेकिन क्यों शादी नहीं कर सकती? क्योंकि मैं सांवली हूँ। नहीं दिव्या, ये कोई बात नहीं है। मेरा बचपन से ही एक ख्वाब था कि मैं एक बहुत ही सुंदर लड़की से शादी करूँ और तुम तो बहुत ज्यादा काली हो। ये सुनकर दिव्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वहीं पुनीत उसका दिल तोड़कर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर दिव्या रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और एक बेंच पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ आसमान से सिंड्रेला परी गुजर रही होती है, जो कि परी लोग जा रही थी। तभी उसकी नजर दिव्या पर पड़ जाती है, इसलिए वो दिव्या के पास आ जाती है और दिव्या से कहती है, अरे क्या हुआ दिव्या बेटी, तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रही हो? मैं सिंड्रेला परी हूँ, तुम मुझे अपने बारे में बताओ बेटा। सिंड्रेला परी जी, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता क्योंकि मैं काली दिखती हूँ। मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ। आज तो पुनीत ने भी मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया और मेरी चाची और मेरी बहन मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काली दिखती हूँ। ऐसा नहीं है दिव्या, काले लोग तो दिल से बहुत अच्छे होते हैं बेटी। बेटी दिव्या, मैं तुम्हें एक जादुई बर्फ का लहंगा देती हूँ। इसका इस्तेमाल करके तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी।
लेकिन बेटी एक बात याद रखना, अगर इसका इस्तेमाल तुमने लालच के लिए किया तो उसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। फिर सिंड्रेला परी दिव्या को जादुई बर्फ का लहंगा देकर वापस अपने परी लोक चली जाती है। दिव्या जब वापस अपने घर आती है तो वो सिंड्रेला परी का दिया हुआ जादुई बर्फ के लहंगे को पहन लेती है। बर्फ का लहंगा पहनते ही दिव्या बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाती है। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, मैं तो गोरी भी हो गई हूँ। तभी वहाँ पर रोहिणी भी आ जाती है और गुस्से में दिव्या से कहती है, क्यों रे दिव्या, तू इतनी सुंदर और इतनी गोरी कैसे हो गई है? लगता है तूने कोई काला जादू तो नहीं करवा लिया? ये सुनकर दिव्या सिंड्रेला परी की सारी बात रोहिणी को बता देती है। तभी वहाँ पर दिव्या की चाची भी आ जाती हैं और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती हैं। फिर वो कहती हैं, रोहिणी बेटी, ये बर्फ का लहंगा इस लड़की से छीन लो। ये तू जल्दी से पहन ले और इसे पहनते ही तू दिव्या से भी ज्यादा खूबसूरत और बिल्कुल राजकुमारी के जैसी हो जाएगी। फिर तू किसी भी सुंदर से राजकुमार से शादी कर लेना। तभी चाची वो बर्फ का लहंगा दिव्या से छीन लेती हैं और उसे रोहिणी को दे देती हैं। उसके बाद रोहिणी जैसे ही उस बर्फ के लहंगे को पहन लेती है तो अचानक से जादू होता है और वो एकदम काली और बदसूरत चुड़ैल के जैसी दिखने लगती है। खुद को ऐसा देखकर रोहिणी गुस्से में अपनी चाची को एक जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है, लालची औरत, तेरे कारण ही मेरा ऐसा हाल हुआ है। अगर तूने लालच में आकर ये बर्फ का लहंगा दिव्या से छीनकर मुझे नहीं दिया होता तो मैं इस तरीके से काली और बदसूरत ना दिखती। रोहिणी का थप्पड़ खाने के बाद चाची को बहुत ज्यादा दुख होता है और फिर वो दुखी होकर रोहिणी से कहती है, बेटी, मैंने तुझे इतना लाड प्यार किया, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया और आज तूने मेरे मुंह पर थप्पड़ लगा दिया। अपनी चाची जैसी माँ पर तूने हाथ उठाया बेटा। तभी चाची जी दिव्या के पास जाकर उससे कहती हैं, मुझे माफ कर दो दिव्या बेटी, मैंने आज तक तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया, हमेशा तुम्हें बुरा भला कहा, लेकिन आज तक तुमने मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं नहीं चाची जी, आप तो मेरी माँ की जैसी हैं। मैं आपको अपनी माँ की तरह मानती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर चाची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दिव्या कहती है, चाची जी, रोहिणी को भी माफ कर दीजिए, वो तो मेरी प्यारी सी बहन है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब बातें रोहिणी भी सुन रही होती है और फिर वो दिव्या से कहती है, दिव्या, मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं माना, हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया और आज तुम चाची जी से मुझे माफ करने के लिए कह रही हो। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहना। इतने में वहाँ पर सिंड्रेला परी आ जाती है और फिर वो कहती है, रोहिणी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसके लिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ करती हूँ और वापस से तुम्हें पहले जैसा कर देती हूँ। फिर सिंड्रेला परी एक जादू करती है और रोहिणी वापस से पहले जैसी हो जाती है। इतना करके सिंड्रेला परी वहाँ से चली जाती है। फिर वो तीनों आपस में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन पुनीत दिव्या से मिलने के लिए आता है और वो डायरेक्ट दिव्या को वहीं पर प्रपोज कर देता है। दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पुनीत की ऐसी बात सुनने के बाद में दिव्या उससे कहती है, मैं तुमसे अब शादी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरा रंग रूप तुमसे बहुत ज्यादा साफ हो गया है, मैं बहुत ज्यादा सुंदर दिखती हूँ, इसीलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, है ना पुनीत? ये सुनकर पुनीत को बहुत ज्यादा पछतावा होता है।
और फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन दो राजकुमार भाई दोनों बहनों से मिलने के लिए आते हैं। तभी पहला राजकुमार कहता है, दिव्या, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम दिल की साफ और बहुत अच्छी लड़की हो और जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तभी दूसरा राजकुमार रोहिणी के पास जाकर उससे कहता है, रोहिणी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी? फिर वो दोनों बहनें खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो जाती हैं और फिर उन दोनों की शादी दोनों राजकुमार भाइयों से हो जाती है। इस तरह वो अपने महल में बहुत ही खुशी से रहने लगती हैं। व्यक्तिपुर नाम के एक गांव में सुहानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपनी माँ शीतल के साथ में रहती थी। उसकी माँ मजदूरी करके अपना घर चलाती थी। उनके घर की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन शीतल फिर भी सुहानी को स्कूल में पढ़ाती थी और उसको पढ़ाई के लिए जो भी चीज चाहिए होती थी वो उसको लाकर दे देती थी। सुहानी भी अपनी माँ की तकलीफों को समझती थी और वो कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। उसके पास जितना है उतने में ही वो खुश रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुहानी अपने कमरे में बैठकर अपने फटे हुए कुछ कपड़े सिल रही थी। तभी वहाँ पर उसकी माँ आई और आकर उससे कहा, अरे बेटी, क्या कर रही हो? कब से बुला रही हूँ तुझे, लेकिन तू बाहर ही नहीं आई। मैं कब से खाना निकाल कर बैठी हुई थी। वो माँ, कल स्कूल में फंक्शन है ना, इसीलिए मैं अपने कपड़े सिल रही हूँ। मुझे ये वाला ड्रेस पहनना है, लेकिन ये थोड़ा सा फट गया है। सुहानी की ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हो गई। फिर सुहानी की माँ शीतल ने सुहानी से कहा, बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं दिला पाई, फिर भी तू कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे तुझ जैसी बेटी मिली है। माँ, आप पूरे दिन भर मेहनत मजदूरी करती हो और वहाँ से जो भी पैसे मिलते हैं वो पैसे आप मेरी पढ़ाई में खर्च कर देती हो। माँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे जितना देती हो मैं उतने में ही बहुत खुश हूँ। सुहानी की ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गयी और फिर वो दोनों एक साथ खाना खाने बैठ गयी। अगले दिन सुबह होने पर सुहानी अपने पुराने कपड़े पहनकर स्कूल गई। उसके कपड़े बहुत जगह से फटे हुए थे और उसने कुछ जगहों पर सिलाई कर रखा था। ये देखकर उसकी सहेलियां उस पर हंसने लगी। अरे, ये भिखारन कैसे अंदर फंक्शन में आ गई? इसको किसने अंदर आने दिया? अरे, ये तो हमारे स्कूल की सुहानी है, दिख नहीं रहा? पुराने कपड़ों को ये नए कपड़े बनाकर लाई है। हाँ, इससे दूर रहते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि ये हमारी सहेली है तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अपनी सहेलियों की ये बातें सुनकर सुहानी एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसने पूरे फंक्शन में किसी के साथ भी बात नहीं करी और फंक्शन खत्म होने के बाद वो दुखी होकर घर वापस आ गई और आकर अपने कमरे में दुखी होकर बैठी थी। सुहानी को ऐसे दुखी देखकर उसकी माँ उसके पास आई और उससे पूछा, क्या हुआ बेटी? जब से तुम स्कूल से वापस आई हो तब से तुम ऐसे गुमसुम सी बैठी हुई हो। क्या हुआ? तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या? अपनी माँ की बात सुनकर सुहानी जोर जोर से रोने लगी। फिर सुहानी ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। ये सुनकर उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी, तू अपना दिल छोटा मत कर। 4 महीने बाद तेरा जन्मदिन आ रहा है। मैं अभी से पैसे जमा करके तेरे जन्मदिन पर तेरे लिए एक सुंदर सा बर्थडे केक, खूब सारे पिज्जा और नए नए कपड़े लेकर आऊंगी। इतना कहकर उसकी माँ ने सुहानी को गले लगा लिया। अपनी माँ की ये बात सुनकर वो भी बहुत खुश हो गई और उस दिन से वो अपने जन्मदिन के आने का इंतजार करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए।
एक दिन सुहानी घर पर काम कर रही थी कि तभी किसी ने आकर उसे बताया कि उसकी माँ जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर एक बिल्डिंग गिर गई है और उस बिल्डिंग के नीचे आ जाने से उसकी माँ शीतल की मौत हो गई है। ये सुनकर सुहानी बिल्कुल टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ? अब से मैं अकेले कैसे रहूंगी माँ? ऐसे ही दिन निकलने लगे। सुहानी ने स्कूल जाना और सबसे बात करना बंद कर दिया और उसने अपने आप को घर में भी बंद कर लिया था। उसको ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। ऐसे ही देखते देखते 2 महीने निकल गए और उसका बर्थडे भी आ गया। बर्थडे वाले दिन वो अपनी माँ को याद करने लगी और अपनी माँ की फोटो के आगे खड़ी होकर बोली, माँ, आपने कहा था आप मेरे बर्थडे के दिन केक और पिज्जा लेकर आएंगी, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया ना माँ। सुहानी ऐसा बोलकर रोने लगी और रोते रोते उसकी आँख लग गई। कुछ देर बाद उसके कमरे के अंदर उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई और जैसे ही उसने अपनी आँखें खोली, सुहानी ने देखा कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी हुई है। ये देखकर उसके होश उड़ गए और तुरंत ही वो खड़ी हो गई। पहले उसको अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी उसकी माँ बोली, क्या हुआ बेटी, तुझे क्या लगा? मैं भूल गई हूँ, आज तेरा जन्मदिन है। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। सुहानी जब अपने बेड की तरफ देखती है तो वहाँ पर उसके लिए एक सुंदर सा बर्थडे केक और ढेर सारा पिज्जा रखा हुआ था। माँ, आपको याद था क्या? ये बर्थडे केक और पिज्जा मेरे लिए ही है ना? हाँ बेटी, ये बर्थडे केक और पिज्जा तुम्हारे लिए ही है और ये कोई साधारण बर्थडे केक और पिज्जा नहीं है। ये एक जादुई केक और जादुई पिज्जा है। इस केक और पिज्जा में अनोखी जादुई शक्तियाँ हैं। ये बर्थडे केक कितना भी खाओगी, ये कभी भी खत्म नहीं होगा और तुम इस केक से जो भी मांगोगी तुम्हें वो भी मिलेगा और ये पिज्जा तुम्हें धन दौलत देगा। ये लो, इस केक और पिज्जा को तुम अपने पास रखो। मेरा अभी जाने का समय हो गया है। अपनी माँ की ये बातें सुनकर सुहानी खुशी से उछलने लगी और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप कहाँ जा रही हो माँ? आप मेरे साथ ही रहिए ना माँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। नहीं बेटी, मैं अब किसी और दुनिया में रहती हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ओके, बाय बेटा। ये कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है कि तभी उसके फटे पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल जाते हैं। उसके बाद सुहानी अपना बर्थडे केक काटती है और उसने बर्थडे केक से कहकर अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े और सैंडल मंगवाए और उसके सामने बहुत सारे कपड़े और सैंडल प्रकट हो गए। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और खुशी से नाचने लगी। उसके बाद से उसको जो भी चाहिए होता था वो उस जादुई बर्थडे केक और पिज्जा की मदद से उसको मिल जाया करता था। कुछ दिनों में सुहानी बहुत ज्यादा अमीर हो गई और उसने अपने पैसों से गांव के अनाथ बच्चों के लिए एक बड़ा सा स्कूल बनवाया जहां पर सभी लोग फ्री में पढ़ाई करने लगे और वहां सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। उस दिन के बाद से सुहानी सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगी। एक गांव में अशोक नाम का एक आदमी अपनी पोती इमली के साथ रहता था। कुछ समय पहले इमली के माता पिता का देहांत हो गया था। अब अशोक पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी पोती को ही संभालता था। इमली एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उसके दादा घर का सारा काम करते थे और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर मोमोज बनाकर बेचा करते थे।
इमली की क्लास में बुलबुल नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा इमली को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। इमली पढ़ाई में बहुत होशियार थी। बुलबुल, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। अरे अपनी फ्रेंड इमली को देखो, कम से कम इसी से सीख लो। इसके तो माता पिता भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, आगे से मैं पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। सभी बच्चे बुलबुल पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आज इस मोमोस वाली की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस मोमोज वाली को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन इमली स्कूल जाती है। क्लास के रास्ते में बुलबुल अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। जब इमली अपनी क्लास में जा रही थी, तब बुलबुल उसे धक्का मार कर गिरा देती है। अरे तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत आज टीचर से करूँगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का वक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देख कर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने इस मोमोज वाली को धक्का दिया? नहीं, बुलबुल ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। फिर सभी बच्चे इमली पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्यों घूर रही है, मुझे खाएगी क्या? गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। अकड़ तो देखो इस मोमोज वाली की, कितनी भरी पड़ी है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी बुलबुल नहीं। कुछ दिनों बाद बुलबुल का जन्मदिन था। उसके घर में बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बुलबुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह वाओ, कितनी अच्छी सजावट करवाई है आपने डैड। अरे बेटा, आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। फिर बुलबुल अपने स्कूल जाती है। अरे सुनो, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसीलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और सुन मोमो वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है बुलबुल, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहन कर आना। अपनी ना सही, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को इमली तैयार होकर बुलबुल की बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर बुलबुल आती है। क्यों इमली, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में तो क्या, तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर जाना। और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद है। वही घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई होगी तू मेरे लिए। इतना कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। बुलबुल केक लेकर इमली के पास जाती है। इमली, ये लो केक। इमली केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी बुलबुल जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओहो,
ये केक तो नीचे गिर गया। एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ कर दो, समझी? बुलबुल, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गई गुजरी हूँ। ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है। तू तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जा यहाँ से चुपचाप, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगवाऊंगी। तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? दादाजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है। क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और एक नई ड्रेस नहीं लाकर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे दादाजी भी किसी के माता पिता से कम नहीं हैं। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना दादाजी? बस इतनी सी बात। तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद, मोमोज वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? अच्छा, तुझे अपनी शर्त तो याद है ना? हाँ, मुझे सब याद है। आज मेरे दादाजी को बहुत सारे मोमोज का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरे दादाजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाएंगे। शाम को तुम भी आना और केक खा कर जाना। इमली के दादा अशोक बहुत सारे मोमोज बनाकर उन्हें बेचने जाते हैं, लेकिन मोमोज लेने वाला मालिक बुलबुल का पिता ही होता है। अरे पिताजी, आपने क्या मोमोज का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो ना, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद अशोक मोमोज लेकर आते हैं। ये लीजिए भाई साहब, आपके गर्मा गर्म मोमोज। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए सर। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के मोमोज यहाँ मत लेकर आ। मैं अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट के मोमोज खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। आज मेरी पोती का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए केक और एक ड्रेस लेकर जानी है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। कुछ तो रहम करो मालिक। अरे बाबा जी, यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो चौकीदार को बुलाकर आपकी बहुत पिटाई करवाऊंगा। बेचारा अशोक अपनी मोमोज की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी पोती की इच्छा कैसे पूरी करूँगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर मोमोज बेच लेता हूँ। मोमोज ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे मोमोज ले लो, मोमोज वाला। अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और अशोक के सारे मोमोज पानी में भीग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे मोमोज में पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? अशोक वहीं बैठा बैठा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक चटोरी परी आती है। अरे वाह, तुम्हारे मोमोज में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो ना अंकल, ये सारे मोमोज आप मुझे दे दो। परी जी, ये सारे मोमोज खराब हो चुके हैं, ये खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परी लोक में माइक्रोवेव रखा है, मैं फटाफट से इसे ले जाकर उसमें गरम कर लूंगी। खुशी खुशी अशोक परी को वो सारे मोमोज दे देते हैं।
थैंक यू सो मच। लेकिन आप इतने उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? अशोक उस परी को वो सारी बातें बताता है। परी अपने जादू से 2 सोने और चांदी के केक प्रकट करती है। ये लो, ये सोने का केक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। वहीं ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, आप मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट और गर्मा गर्म मोमोज खिलाते रहना। मैं हमेशा आपके पास आती ही रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। फिर सोने और चांदी का केक और उस ड्रेस को लेकर अशोक अपनी पोती के पास जाता है। इमली ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर शाम को बुलबुल और उसकी कुछ सहेलियाँ इमली के घर आती हैं। सभी इमली के सोने और चांदी के केक को देखकर हैरान रह जाती हैं। और फिर इमली खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है।